जेल कितनी सारी महिला कैदियों को कौन कर रहा है दोस्तों प्रेग्नेंट? क्या है वो काला धंधा जहां हर प्रेग्नेंट औरत एक प्रोडक्ट बन जाती है? कौन चला रहा है ये करोड़ों का बिजनेस जिसमें बेच दिए जाते हैं नए पैदा होने वाले बच्चे? और ऐसे ही एक दिन जब एक जर्नलिस्ट इस खतरनाक जेल के अंदर जाती है और वो वहां के माया जाल में फंस जाती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं दोस्तों ये कहानी जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम ये रहा आपके सामने। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी? तो कहानी की शुरुआत में हमें रूपपुर का एक जेल दिखाया जाता है जहां पर कुछ औरतों को विमेन सेल में लाया गया है। उन्हीं में से एक का नाम है दोस्तों अनुमिता। अनुमिता एक जर्नलिस्ट है जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। बाकी वो यहाँ पे कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ, यह हमें आगे पता चलेगा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम अनुमिता को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक न्यूज चैनल की जर्नलिस्ट होने के साथ न्यूज रीडर भी है। अनुमिता ने हाल ही में सीएम का इंटरव्यू लिया था, जिसको देखकर सभी उससे काफी प्रभावित हुए थे। अनुमिता के पिता प्रणव एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती जर्नलिस्ट थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। अनुमिता अपने पिता को बहुत ही ज्यादा मानती है और उन्हीं की ईमानदारी की राह पे चलती है। लेकिन अनुमिता का बॉस साजल दोस्तों एक दिन उससे कहता है कि सुनो, तुम्हें पॉलिटिशियन नारायण एक इंटरव्यू देना चाहते हैं। वो तुम्हारे सीएम वाले इंटरव्यू को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन दोस्तों अब इस इंटरव्यू को लेने के लिए अनुमिता को रूपपुर की जेल में जाना होगा, क्योंकि किसी स्कैम की वजह से नारायण इस वक्त जेल में है। उसका बॉस कहता है कि देखो, मैं तुम्हें उस जेल के सुपरिटेंडेंट विक्टर उससे मिलवा दूंगा, वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, उसका नंबर दे दूंगा तुम्हें, तो जेल के अंदर मोबाइल और कैमरा आसानी से लेके जा पाओगी। तो तुम्हें कल ही रूपपुर जाना होगा। दोस्तों बहुत ही खतरनाक सीरीज है, ध्यान से देखना। इसी बीच रात में अनुमिता को उसके होने वाले पति अर्नब का कॉल आता है, जिससे अनुमिता अगले महीने लव मैरिज करने वाली थी। हालांकि अनुमिता और अर्नब के परिवार को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। अर्नब की मां नहीं है, वो अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन अर्नब के पिता की अनुमिता से बहुत अच्छी बातचीत होती रहती है, मतलब कायदे में, क्योंकि अर्नब को पेड़ पौधे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अनुमिता और अर्नब के पिता को पौधे वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो दोनों जब भी मिलते हैं तो उसी की बातें करते हैं। साथ ही साथ नए पौधे भी घर लाकर लगा देते हैं। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, एज अ मतलब होने वाले सास ससुर। तो अब अनुमिता को सुबह नारायण का इंटरव्यू देने जाना था, तो वो अर्नब से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि अपना अपना काम होता है सभी को। अब अगली सुबह अनुमिता टाइम से सुभाष के साथ जेल के लिए निकल जाती है। सुभाष अनुमिता के साथ न्यूज चैनल में एज अ कैमरामैन काम करता है। साथ ही वो अनुमिता को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। अब ये दोनों जेल के गेट पर जाकर वहाँ लेडी गार्ड को अपने यहाँ पे आने का पूरा मकसद बताते हैं। तो गार्ड भी कहती है कि विक्टर सर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जेल काफी हाई सिक्योरिटी वाला है, तो हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। इसी के साथ दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है, ध्यान से देखना, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे अभी एक कैदी के रूप में अनुमिता की चेकिंग हो रही है। जेल में मौजूद लेडी गार्ड अनुमिता के सारे कपड़े उतरवा कर उसकी काफी अच्छे से तलाशी लेती है। कहानी वापस से पास्ट में आती है, तो अनुमिता को हम विक्टर के सामने देखते हैं, जिससे अनुमिता पूछती है, आप मुझे नारायण जी से मिलवा दीजिए ताकि हम अपना काम करके जाएं। तो विक्टर कहता है कि वो आप ही का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को जेल की मेंस विंग में जाना था दोस्तों, लेकिन पहले विमेन्स विंग पड़ने वाली थी। तो अचानक से एक महिला कैदी आकर विक्टर और अनुमिता के पैर पकड़ लेती है, क्योंकि पता है क्या, जेल में उसके बच्चे को जबरदस्ती गिराया जा रहा था और वो नहीं चाहती थी कि उसका अबॉर्शन हो। अब यहाँ जब उस कैदी को गार्ड ले जाते हैं, अनुमिता पूछती है ये प्रेग्नेंट है और ये क्या कर रही थी, मतलब क्या कह रही थी ये? तो विक्टर कहता है कि ये औरतें जब पेरोल पर छूटकर बाहर जाती हैं तो प्रेग्नेंट होकर वापस जेल में आ जाती है। बाकी उसका अबॉर्शन हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर ने ऐसा करने को बोला, क्योंकि उस महिला की प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसीलिए अबॉर्शन करवाना जरूरी है। इसी बीच अनुमिता नारायण के सामने पहुंच जाती है, जो कि एक घायल पक्षी की मरहम पट्टी कर रहा होता है। नारायण अनुमिता से कहता है कि आज थोड़ा मूड अपसेट हो गया है, इसीलिए हम ये इंटरव्यू आज नहीं कल करेंगे। तो अनुमिता इसके लिए मान जाती है, और जब वो सुभाष से नारायण के बारे में बात करते हुए जा रही होती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत वापस जेल में आ जाती है, जहाँ की कांस्टेबल को पैसा देकर वो पूछती है कि सुनो, जो प्रेग्नेंट औरत मेरे पैर में गिरी थी उसका नाम क्या है? इस पर वो कांस्टेबल अनुमिता से कहती है उसका नाम ललिता है, उसने अपने पति की जान ली थी, ये केस था उस पे। इसी बीच दोस्तों जेल में डिनर की घंटी बज जाती है, जिसे सुनते ही सुभाष अनुमिता से कहता है कि जेल में लोग 5 बजे शाम को डिनर करते हैं। अंदर की दुनिया सच में काफी अजीब लगती है। इसी के साथ दोस्तों आ जाइए प्रेजेंट पे, जहाँ अनुमिता कैदी के तौर पर खाना लेने के लिए जाती है। जहां अनुमिता को खाना तो मिल जाता है, लेकिन अनुमिता के ठीक पीछे रेखा नाम की एक लड़की थी, जो कि अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आलू मांगती है। तो उसे खाना देने वाली एक औरत धक्का दे देती है। इससे होता यह है कि रेखा अनुमिता से लड़ जाती है और अनुमिता का सारा खाना जमीन पे गिर जाता है। सबके खाना लेने के बाद अनुमिता उन सभी से वापस खाना मांगती है, क्योंकि उसका खाना गिर गया था, लेकिन वो लोग खाना देने से इनकार कर देती है। इसीलिए बेचारी अनुमिता वहां से जाने लग जाती है भूखी। मगर दोस्तों इस पर वो खाना देने वाली औरतों में से एक औरत अनुमिता के पिता के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगती है, जो कि अनुमिता को सहन नहीं होता और वो वापस आकर उस औरत के सर पे थाली से जोरदार वार करती है। मगर ये उसने सही नहीं किया था, क्योंकि ऐसा करते ही खाना देने वाली तीनों औरतें उसे बहुत ही बुरी तरह मारती है, जिसमें अनुमिता घायल हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद वहां पे एंट्री होती है
अम्मी जान की। अम्मी जान का ही राज है दोस्तों इस जेल में, और जिसे अनुमिता ने थाली से मारा था वो अम्मी जान की ही गैंग की थी। तो अम्मी जान अनुमिता को खड़े करके उसके गले को दबाने लग जाती है, जो देखकर रेखा अम्मी जान के पैरों पर गिरकर उनसे अनुमिता को छोड़ने की विनती करने लग जाती है, क्योंकि रेखा की वजह से ही अनुमिता का खाना गिर गया था। और अब बताओ अनुमिता के साथ ये सब हो रहा है। आगे दोस्तों हम अनुमिता को उसी जेल में देखते हैं जहां विक्टर ने अनुमिता को हाथ बांध के लटकाया हुआ है। अभी अनुमिता का झगड़ा हुआ था ना, तो ये विक्टर उसी की सजा उसे दे रहा है। विक्टर यहाँ पे अनुमिता को याद दिलाता है कि मैंने ही तुम्हें ये जेल की दुनिया पहली बार दिखाई थी। और इस तरह बोलते बोलते वो अनुमिता को काफी टॉर्चर करने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें बहुत शौक था ना जेल की जिंदगी में एक्सप्लोर करने का, तो देखो इसको कैसी है ये जिंदगी। और इस पर तो अनुमिता विक्टर के मुंह पे थूक देती है, जिस पर वो अनुमिता को मारने के बाद उसे सेल में डलवा देता है। दोस्तों कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि ललिता के केस की सारी जानकारी लेने के बाद अनुमिता सुभाष के साथ भारत नगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, क्योंकि यहीं से उसका केस चला था। जहां वो इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहती हूं, और उस इंटरव्यू को लेने के बहाने वो उस इंस्पेक्टर से ललिता के केस की पूरी डिटेल्स मांगती है। फाइल में देखकर इंस्पेक्टर अनुमिता से कहता है कि ये जो ललिता है ना, इसका पति उसको शराब पीकर बहुत बुरी तरह मारा करता था, इसीलिए ललिता ने एक दिन उसकी जान ले ली। साथ ही ये केस तो 2 साल पुराना है और तब से ललिता जेल में है। वो ना तो कभी बेल पर आई और ना ही पेरोल पे बाहर निकली। अब जब ये केस 2 साल पुराना है और वो बाहर भी नहीं आई, तो ललिता के पेट में किसका बच्चा है? आप भी चाहोगे ना दोस्तों? आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। यही चीज अनुमिता अपने बॉस साजल से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ललिता विमेन सेल में रहती है जहाँ कोई मर्द नहीं जाता, और वो कभी जेल से बाहर नहीं गई, तो आखिर वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? मुझे लग रहा है कि रूपपुर की इस जेल में कुछ तो गलत हो रहा है, बहुत ही गलत। और यहाँ साजल अनुमिता से कहता है कि अरे देखो ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी जर्नलिस्ट ने जेल के अंदर जाने वाले क्राइम्स और स्कैम को सामने लाने की कोशिश की है ना, तो उनमें से वो तो लकी थे जिनकी जॉब गई, और वो अनलकी थे जिनकी जान ही चली गई। तो मेरा तो यही कहना है कि जो करना है सोच समझ कर करना। खैर दोस्तों, अगले दिन अनुमिता रूपपुर जेल वापस नारायण का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि नारायण को करप्शन और एक स्कैम रिलेटेड चार्ज में जेल में भेजा गया। लेकिन उसे यहाँ कोई खास दिक्कत नहीं है, वो यहाँ तो आराम से रह रहा है। और जब अनुमिता नारायण का इंटरव्यू ले रही थी ना, तभी उसे लगातार अर्नब का कॉल आया जाता है, जिससे वो बार बार कॉल कट करती है। ये देखकर नारायण कहता है कि मैं हमेशा हर चीज पर अपनी पैनी नजर रखता हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अर्नब तुम्हें कॉल कर रहा है, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अनुमिता पूछती है आप अर्नब को कैसे जानते हैं? नारायण कहता है कि मैं तो अर्नब को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी के लिए काम करता है। इस कंपनी ने मेरे इलेक्शन कैंपेन को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया था। हाँ, ये अर्नब तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी मेहनती और अच्छा आदमी है, लेकिन पता है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? वो ये है कि ना तो वो लालची है और ऊपर से बहुत ही ज्यादा ईमानदार भी है। वो तुम्हारी ही तरह उसूलों का पक्का है। और दोस्तों यहाँ नारायण क्या कहना चाह रहा है ये तो अनुमिता को समझ नहीं आता। आ जाइए प्रेजेंट में, जहाँ जब अनुमिता को उस सेल में लेके जाया जा रहा होता है, और तब वो विक्टर को एक लेडी कांस्टेबल से किसी बिशु के बारे में पूछते सुनती है, और साथ ही विक्टर आज रात के किसी कंसाइनमेंट के बारे में बात कर रहा था। अब उस सेल में जाने के बाद अनुमिता अर्नब के बारे में सोचने लग जाती है। जब अनुमिता ने अर्नब का कॉल नहीं उठाया था ना, तो अर्नब उसे खुद लेने आ गया था, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि अर्नब ने कभी अनुमिता को ना कभी ऐसे बार बार काम के बीच में कॉल किया और ना ही कभी वो उसको लेने के लिए आया था। तो ये पहली बार था जब वो खुद आया था। पूछने पर अर्नब कहता है कि अरे मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, बस आजकल किसी का भरोसा नहीं है ना। इतना कहने के बाद अर्नब अनुमिता से कहता है कि कॉम्पैक्ट के पास एक वीडियो आया है जो किसी बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और उस वीडियो को देखने के बाद मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। अनुमिता कहती है तुम्हें पता है आज नारायण भी उसके बारे में बात कर रहा था, इस कॉम्पैक्ट कंपनी के बारे में कि तुम वहाँ पे काम करते हो। मगर दोस्तों अर्नब कुछ बोल पाता इससे पहले अर्नब की चलती गाड़ी को एक बड़ा ट्रक टक्कर मारकर चला जाता है। आ जाइए प्रेजेंट में, अनुमिता को खाना देने के लिए चोरी से रेखा आती है, जिससे अनुमिता ललिता के बारे में सवाल करती है, लेकिन उसी वक्त कोई वहाँ पे आ जाता है और रेखा को फिर जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद अनुमिता जब खाना खा लेती है तो उसे किसी के गाने की आवाज आती है, जो कि पास ही के लॉकअप से आ रही थी। आगे दोस्तों हमें पास्ट में अनुमिता को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसका अर्नब के साथ एक्सीडेंट हुआ था। अनुमिता को तो पूरे 1 दिन के बाद होश आया था, जिसके पास वो सुभाष मौजूद होता है। अनुमिता होश में आते ही सुभाष से अर्नब के बारे में पूछती कि वो कैसा है। अब सुभाष के कुछ बोलने से पहले वहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर्स, जो कि अनुमिता से बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर भी है। इसी के साथ डॉक्टर अनुमिता को ये भी कहती है कि तुम्हें पता है तुम 1 महीने की प्रेग्नेंट हो। अनुमिता बड़ी खुश होती है क्योंकि ये बच्चा अर्नब का था। अनुमिता बड़ी खुश होती है कि चलो माँ बनने वाली हूँ। तो डॉक्टर्स के जाने के बाद वहाँ पे अनुमिता का परिवार यानी माँ, चाचा, चाची और एक कजन आती है। सभी अनुमिता को वापस होश में देखकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन फिर अनुमिता अर्नब के बारे में पूछती है दोबारा से। तो चाचा बताते हैं कि
अर्नब जिंदा तो है बेटा, लेकिन वो कोमा में है। ये जानकर अनुमिता काफी रोती है और अपने परिवार वालों से रोते हुए बोलती है कि मुझे अर्नब को देखना है, मुझे उसके पास लेके चलो। जिसके बाद उसे अर्नब के पास ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स अनुमिता से बताते हैं कि देखो अर्नब अभी कोमा में है, वो कोमा से एक दिन में भी बाहर आ सकता है और कुछ महीने भी या साल लग सकते हैं, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर वो बड़ा रोती है और रोते रोते सभी के सामने अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी बता देती है। खैर कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है दोस्तों, जहाँ पर अनुमिता को अम्मी जान के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कांस्टेबल अनुमिता को समझाती है कि देखो अम्मी जान के वार्ड में फालतू किसी से भिड़ना नहीं, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर विक्टर नारायण के पास आता है और कहता है कि ललिता बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो इस पर नारायण ललिता से मिलने जाता है, जिसको देखकर ललिता कहती है कि इन लोगों को बोलो कि मेरा बच्चा ना गिराए, मेरा पति तो मुझे ये सुख दे नहीं पाया और अब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे बच्चा चाहिए। इस पर नारायण कहता है कि चिंता ना करो, कोई तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम अब अपना मुंह बंद रखना, इस तरह चिल्लाओगी तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा ना। अब नारायण की बातें सुनकर ललिता खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है साथ में। इसके बाद नारायण विक्टर से कहता है कि बिशु के घर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, अभी वो कैसा है? विक्टर बताता है कि वो तो 80% तक जल गया है। अब ये बिशु कौन है दोस्तों, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये तो आगे पता चलेगा, आप बस आराम से देखिए। खैर इसके बाद नारायण विक्टर से ये भी कहता है कि मुझे अभी के लिए तुम हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, वो भी उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में अनुमिता और अर्नब है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है दोस्तों, जहां अनुमिता को अम्मी जान के वार्ड में लाया जाता है और अम्मी जान आज पहले दिन अनुमिता को टॉयलेट साफ करने की जॉब देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा था ऑलरेडी। अनुमिता कुछ कर नहीं सकती थी, अगर वो मना करती तो फिर उसको मार पड़ती और इससे उसके बच्चे को भी रिस्क था ना, इसीलिए जो बोला जाता वो चुपचाप कर देती। इसके बाद वो नहाने चली जाती है और यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहाँ अनुमिता अर्नब के पास बैठी हुई है और उससे कह रही है कि ये सब कुछ जो भी हुआ उसके पीछे लगता है बहुत ही बड़ी साजिश थी। इसके बारे में मैंने साजल से बात की थी, जिससे बात करके मुझे कुछ चीजों पे शक हुआ। इस हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं सारा सच सामने लेकर आऊंगी। दोस्तों यहाँ अनुमिता और साजल के बीच क्या बात हुई ये और आगे पता चलेगा आपको। आगे प्रेजेंट में दिखाते हैं तो अनुमिता जब नहा लेती है ना, तभी अचानक से कोई बाथरूम के दरवाजे को बाहर से लॉक करके चला जाता है, जिसके बाद तो अनुमिता पर अम्मी जान के लिए काम करने वाली औरतें टूट पड़ती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह मारती हैं। मगर उन सभी को बीच में ही भागना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्किस बेगम आ गई थी। अम्मी जान की ही तरह बिल्किस का भी अलग ही खौफ है दोस्तों इस जेल में, लेकिन इससे पहले अनुमिता बिल्किस का चेहरा देख पाती वो हो जाती है बेहोश। फिर से आ जाइए फ्लैशबैक में, जहाँ अनुमिता जब अर्नब के बेड के पास थी ना, तो वहाँ पर नारायण आता है और वो सीधे अनुमिता को धमकी देता है कि अब तुम रुक जाओ, मुझसे दोस्ती कर लो और अपना ये मुंह बंद रखो, तुम्हें फालतू में मेरे काम में नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, वरना अभी तो अर्नब की ये हालत हुई है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या होगी, मेरी गारंटी नहीं है उसकी। और हाँ, तुम्हारा बच्चा भी जल्दी छिन सकता है तुमसे अगर तुमने दिक्कतें करी तो। मुझे पल पल की खबर रहती है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो भला सोचो। यहाँ नारायण साफ साफ अनुमिता को धमकी दे रहा होता है। अनुमिता कहती है मैं प्रणव की बेटी हूँ, जो जर्नलिस्ट थे और आप उनको जानते ही होंगे, तो इस जन्म में तो मैं तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बनूंगी। बाकी जो आपने किया ना उसका जवाब तो मुझे देना ही है। और रही बात अर्नब की, तो अगर अर्नब को कुछ हो भी गया तो उसके बाद तो फिर देखना, सीधे काली बनकर आऊंगी तुम्हारे लिए। अब आ जाइए प्रेजेंट में, जहाँ अनुमिता को बिल्किस ने जेल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और अब अनुमिता ठीक है फिलहाल। पास्ट के टाइम की कहानी आगे बढ़ती है। अनुमिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी, लेकिन अर्नब अभी भी कोमा में था, इसलिए अनुमिता की माँ उससे कहती है कि बेटी ये बच्चा गिरा दे, लेकिन वो अबॉर्शन करवाने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि ये उसके पास एक तरह से अर्नब की निशानी है। अगर अर्नब कोमा से बाहर नहीं आया तो कम से कम ये बच्चा तो है जो उसकी याद दिलाएगा। और यहाँ पे जाके अनुमिता को ललिता का दुख समझ में आता है कि ललिता भी इसीलिए कह रही थी बच्चा ना गिराने के लिए, क्योंकि उस बच्चे को वो पालना चाहती थी। और फिर वो जाकर साजल से मिलती है, उससे कहती है कि मुझे किसी भी तरह से ललिता से मिलना है, क्योंकि मैंने पता किया है कि पिछले 1 साल में इस जेल में 6 अबॉर्शंस हो चुके हैं। इन सभी अबॉर्शंस को ये कहकर छिपा दिया जाता है कि ये औरतें बेल या पेरोल पे बाहर गई और प्रेग्नेंट होकर आ गई। लेकिन ललिता का क्या, वो तो 2 सालों से उसी जेल में है। 1 साल में जो 6 अबॉर्शंस हुए हैं उसमें से 5 तो 6 महीने के अंदर हुए हैं, और नारायण भी पिछले 6 महीनों से जेल में है। लेकिन साजल उसको बस इतना समझाता है कि देखो तुम्हें नारायण से पंगा नहीं लेना चाहिए। पर तभी साजल को विक्टर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था आज नारायण अनुमिता से मिलना चाहता है। तो बस ये सुनते ही अनुमिता जेल में नारायण से मिलने पहुंच जाती है। दोस्तों नारायण अनुमिता को साथ में जेल हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि लो तुम्हें ललिता से मिलना था ना, मिलकर खुद बात कर लो। इतना कहने के बाद नारायण
अनुमिता को ललिता के पास छोड़कर चला जाता है, जिसके जाने के बाद अनुमिता ललिता से कहती है कि मुझे नारायण यहाँ लेकर आया, तुम तो डायरेक्ट तो नहीं कुछ बताओगी, पर तुम मुझे इनडायरेक्ट कोई इशारा या हिंट दे सकती हो क्या। इस पर ललिता कहती है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नारायण ने खुद कहा कि मेरा अबॉर्शन नहीं होगा। बाकी रही बात ये बच्चा किसका है, तो ये बच्चा मेरा है, इतना जानना ही आपके लिए ठीक है। यहाँ पे जो भी बातें ललिता ने कही वो इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जो भी उसको बोलना था उसने बोल दिया। एक तरफ से देखा जाए तो अनुमिता को ललिता से मिलकर कोई फायदा नहीं होता, फिर वो अपने घर चली आती है, लेकिन उसके पहले वो अर्नब के घर उसके पिता से मिलने जाती है, जो कि अनुमिता से बताते हैं कि अर्नब ने अपने एक्सीडेंट से एक दिन पहले एक पौधा लगाया था, और ये पहली बार था कि उसने खुद कोई पौधा खरीद कर घर में लगाया हो। अर्नब के पिता अपने बेटे की हालत से बड़े दुखी होते हैं, तो अनुमिता यहाँ उनको संभालती है। इसके बाद रात में अर्नब के पिता को उसके कमरे से कुछ आवाज आती है, कोई अर्नब के कमरे में मौजूद था और कुछ तो ढूंढ रहा था। ये कोई लेडी थी। अर्नब के पिता तुरंत अनुमिता को कॉल करके इसके बारे में बताते हैं। अनुमिता कहती है कि आप इस कमरे में ना जाइएगा, बाकी मैं आ रही हूँ और मैं पुलिस को भी खबर दे रही हूँ। तो वो तुरंत ही अर्नब के घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद यहाँ अर्नब के पिता अनुमिता के मना करने के बावजूद अर्नब के कमरे में चले जाते हैं, और वहाँ उनके गले को पीछे से कोई लेडी चोक करके जान ले लेती है, और उन्हें मारने के बाद ही आराम से बाहर निकलती जैसे टहल रही हो। इस लेडी का नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, मिली है, जो कि जाहिर है नारायण के लिए काम करती होगी। और इधर प्रेजेंट में अनुमिता जब हॉस्पिटल जेल में होती है ना, तो रात में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में दोस्तों बिल्किस उस महिला को मार रही थी जिसने अनुमिता पर बाथरूम में हमला किया था, और अनुमिता इन चीखों को सुनकर वहाँ मौजूद एक लेडी से सवाल करती है कि ये चीखें कैसी हैं। तब वो बताती है कि यहाँ रात में ऐसी चीखों का मतलब है कि बिल्किस जाग रही है। बिल्किस अम्मी जान की दुश्मन है और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। साथ ही बिल्किस अम्मी जान से ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया और तुम्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट क्यों करवा दिया। इसके साथ ही दोस्तों हमें बिल्किस को दिखाया जाता है, जो कि अनुमिता पर हमला करने वाली उस महिला को पानी में डुबो कर मार रही है, और उसे अम्मी जान रोक रही है कि मत करो। अम्मी जान बिल्किस से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुझे उस अनुमिता को देखते ही उससे प्यार हो गया है, इसीलिए तू ऐसा कर रही है ना। तो बिल्किस कहती है वो प्रेग्नेंट है, और साथ ही वो लड़की हम में से एक नहीं है। रही बात प्यार की, तो वो मेरा मैटर है, मैं किसी के साथ भी क्या करती हूँ वो अलग चीज है। और बिल्किस जब अम्मी जान से बात कर रही होती है, और उसी समय वो जिस महिला को मार रही थी वो बिल्किस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन बिल्किस उल्टा एक ब्लेड से उसका गला उड़ा देती है दोस्तों, जिसे बिल्किस ने अपने पास छुपा के रखा हुआ था। और ये चीज अम्मी जान देखती रह जाती है, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बिल्किस को कुछ बोले। यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ अर्नब के पिता की मौत के बाद पुलिस इस केस को नॉर्मल चोरी का केस बना देती है। सेम वैसे ही नॉर्मल बनाती है जैसे उन्होंने पहले किया था। अर्नब और अनुमिता का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसको भी नॉर्मल बताया था इन्होंने। जाहिर है दोस्तों पुलिस भी नारायण की जेब में है, तो अब अनुमिता समझ चुकी थी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। वो कहती है कि नारायण ने अर्नब के पिता को मरवा कर सही नहीं किया, अब ये लड़ाई थोड़ा पर्सनल हो चुकी है, तो मैं भी इसको पर्सनल मान कर ही चलूंगी। अनुमिता इसके बाद अपने पिता की पहचान का इस्तेमाल करके कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में जाती है, जहां उसे रूपपुर जेल की विमेन सेल की कैदियों के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जिसके बाद अनुमिता अर्नब के कॉलीग सार्थक से मिलने उसके ऑफिस जाती है। तभी आता है उसको नारायण का कॉल, जो उससे कहता है कि तुम इस वक्त कॉम्पैक्ट में सार्थक से मिलने गई हो, थोड़ा संभल कर रहना। हर चीज की खबर है दोस्तों इसको। इतना कहकर नारायण फोन काट देता है, जिसके बाद अनुमिता को सार्थक का आता है मैसेज कि मैं अभी यहाँ तुमसे नहीं मिल सकता, तुम मुझे मेरे घर पे मिलो, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो अनुमिता वहाँ से निकलकर एक चाय की दुकान पर बैठी होती है, और तभी वहाँ पे मिली आती है, जो कि अनुमिता को देख लेती है कि आप वही रिपोर्टर है ना जो न्यूज चैनल में आती है, मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हो गया था, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप बिना किसी डर के अपने काम को कर रही है। अनुमिता पूछती है तो क्या मुझे डरना चाहिए? मिली कहते नहीं नहीं, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम अपने इस होने वाले बच्चे की फिक्र तो करो। और ये सुनते हैं दोस्तों अनुमिता समझ जाती है कि मिली भी नारायण के लिए ही काम करती है, और वो उसको यहाँ पे सिर्फ धमकाने के लिए आई हुई है। खैर अनुमिता सुभाष से मिलती है और उसे बताती कि मैं कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में गई थी, जहां से मुझे पता चला कि पिछले 6 महीनों में 7 लड़कियां पेरोल पर बाहर गई थी, और वो सभी पेरोल पे बाहर जाकर एकदम से गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। मेरा शक गलत था, ये जेल से लड़कियां प्रेग्नेंट होने के साथ कहीं तो गायब हो रही हैं, और अब क्योंकि वो सभी पेरोल पर थी तो जेल भी उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता और बड़े आराम से बच जाता है। यही घोटाला चल रहा है जेल में, अंदर कुछ तो है जो गलत हो रहा है। आगे दोस्तों अनुमिता शाम को सार्थक से मिलने पहुंच जाती है, तो वो दुकानदार से सार्थक का एग्जैक्ट एड्रेस पता करके उसके रूम तक जाती है। लेकिन उससे पहले वहां पे मिली पहुंच चुकी थी दोस्तों, जो कि सार्थक से कहती है कि तुम जो अनुमिता को देने वाले थे वो चुपचाप मुझे दे दो। लेकिन सार्थक
सार्थक उसे कुछ नहीं बताता और मिली उसको जान से मारने के बाद उसके घर की तलाशी लेने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद अनुमिता वहां पे आती है, जो कि सार्थक की लाश को देखकर सीधे घबरा जाती है और घबराते हुए वहां से भागती है। तभी वो टकरा जाती है एक आदमी से। यहाँ से अनुमिता सीधे सुभाष के पास आती है और अभी जो भी हुआ वो उसे बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि नारायण को अर्नब से जो भी चाहिए था वो उसे नहीं मिला, तभी उसने मिली को मुझे मारने भेजा है। मिली का नाम लेते ही अनुमिता को याद आता है कि जिस दुकानदार से मैंने सार्थक का एड्रेस पूछा था उसी से मिली ने भी एड्रेस पूछा था। ये चीज शॉपकीपर ने खुद मुझे बताई। हाँ, उसने कहा था कि अभी अभी एक औरत यहाँ मुझसे एड्रेस पूछने आई थी, यानी कि सार्थक की जान उसी मिली ने ली है पक्का। साथ ही जब अर्नब का एक्सीडेंट हुआ था तो उससे पहले उसने मुझे किसी वीडियो के बारे में बताया था और साथ ही मुझे अर्नब के पिता ने ये भी कहा था कि एक्सीडेंट से एक दिन पहले वो एक पौधा लेकर घर में आया, खरीद कर लेके आया और उसने घर में लगाया, जबकि उसे पौधा पसंद नहीं था। और यहाँ दोस्तों अनुमिता की समझ में आ जाता है कि उस पौधे के गमले में जरूर अर्नब ने कुछ तो छुपा के रखा हुआ है, तो बस इन्हें जाकर उस पौधे को चेक करना था। अब इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर बिल्किस के हाथों हुई एक मौत के बारे में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा नेता शुभम कहता है कि उस कैदी की मौत एक हादसे में हुई थी। इस महिला ने बिल्किस को चाकू से मारने की कोशिश की और बिल्किस ने अपना बचाव किया और उस महिला को चाकू लग गया, जिस दौरान उसकी जान चली गई। इधर बिल्किस और विक्टर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर देख रहे होते हैं, जिस पर विक्टर कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से कितना रायता फैल गया है, अम्मी जान की तरह मुझे भी अब लगने लग गया है कि तुम्हें अनुमिता से प्यार हो गया है। तो बिल्किस कहती है हाँ आप सच कह रहे हो, अब भला जेल के अंदर उसके जैसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, इसीलिए आप उसको बस एक बार मेरे सेल में भेज दो, मैं उसको अच्छे से चखना चाहती हूँ। तो विक्टर कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर उसने एक भी गलती की तो सजा के तौर पर मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार किसी सजा से कम नहीं है। इसी बीच दोस्तों शुभम जेल में अनुमिता से मिलने आता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे काबिल जर्नलिस्ट यहाँ तक कैसे पहुँच गई है। अनुमिता कहती है मुझे गलत मर्डर के चार्जेस में फंसाया गया है, मैं बेगुनाह हूँ। शुभम जवाब देता है कि वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, बाकी तुमने कुछ नहीं किया होगा तो तुम छूट जाओगी। जानती हो अनुमिता, तुम्हारे पापा से एक बार मैं मिला था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब वो वहाँ के स्पेशल गेस्ट के रूप में वहाँ आए थे। मुझे तुम्हारे अंदर उनकी झलक दिखती है। हाँ, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना, लेकिन ये बताओ तुम्हें ये चोटें कैसी आई। तो अनुमिता जवाब देती है कि मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। शुभम इस पर कहता है कि तुम यहाँ के कायदे बहुत जल्दी सीख गई हो लगता है। इसके बाद वो नारायण से मिलने जाता है। दोस्तों अब शुभम अपोजिट पार्टी से था तो नारायण उसको पसंद नहीं करता है। वो शुभम को कोई भी जवाब ठीक से नहीं देता। शुभम कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, पॉलिटिक्स में ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन, बस टाइम के साथ सबका रोल बदलता रहता है। इतना कहकर वो चला जाता है। अब जेल हॉस्पिटल में रेखा भी पेट दर्द का बहाना करके आ जाती है, जिससे अनुमिता फिर से ललिता के बारे में पूछती है। वो कहती है कि जब मेरा कोर्ट ट्रायल चल रहा था तभी मैंने सुना था कि ललिता ने अपनी जान ले ली, लेकिन मुझे पता है उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि पता है मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी थी। और इस पर रेखा डरते हुए बताती है कि ललिता को जबरदस्ती हाथ पैर बांधकर फांसी पे लटकाया गया था। इस चीज को जानकर अनुमिता को बड़ा दुख होता है। फिर वो रेखा से बिल्किस के बारे में पूछती है और साथ ही बिल्किस से वो किस तरह मिल सकती है ये भी कहती है। तो रेखा कहती है वो बिल्किस बहुत ही खतरनाक है, उसने विक्टर से शर्त लगाकर इस जेल से बाहर निकल के भी दिखा दिया था। बिल्किस के पास जाने की सोचना भी मत, वो तुम्हारे जिस्म को नोच नोच कर तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल लेगी, और फिर भी तुम्हें उसके पास जाना है तो उसके लिए तुम्हें विक्टर के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें सजा के तौर पर बिल्किस के पास भेजे। सीन जाता है पास्ट में दोस्तों, जहाँ रात में चुपचाप अनुमिता सुभाष के साथ अर्नब के घर घुसकर उस पौधे को ढूंढती है। फिर वो उस गमले की मिट्टी को हटाकर देखते हैं तो इनको एक पेन ड्राइव मिल जाता है, जिसको लेकर जैसे ही सुभाष और अनुमिता बाहर आते हैं ना, तो वहाँ सुभाष को दो गुंडे पकड़कर उसके गले पे चाकू रख देते हैं। और फिर उस जगह पे आती है मिली, जो कि अनुमिता से वो पेन ड्राइव मांगती है, और अगर अनुमिता ने पेन ड्राइव नहीं दी तो वो लोग सुभाष को मार डालेंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी अनुमिता को पेन ड्राइव मिली के हवाले करनी पड़ती है। आगे कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ अनुमिता विक्टर से मिलती है। पहले विक्टर भी हैरान था कि अनुमिता आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहती है, और यहाँ वो जानबूझकर विक्टर को उल्टा सीधा बोलती है, जैसे कि तुम नारायण के कुत्ते हो, उसका जूता चाटते हो। ये सुनते ही विक्टर तो उसको मारने लग जाता है, तो अनुमिता उल्टा विक्टर की गर्दन पर पेंसिल से वार कर देती है। अब ये गुनाह काफी था अनुमिता को बिल्किस के सेल में भेजने के लिए, तो बस विक्टर वही करता है और अनुमिता जो चाहती थी वो भी हो जाता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि उस हमले के बाद सुभाष थोड़ा घायल हो गया था, तो अनुमिता उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर पुलिस आकर अनुमिता को सार्थक के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मानकर कर लेती है अरेस्ट। तो मतलब अनुमिता को सार्थक के खून के इल्जाम में ही जेल में भेजा गया। खैर जेल में बिल्किस के सेल में पहुंचते ही बिल्किस तुरंत अनुमिता पर टूट पड़ती है और उसके कंधे पे तेजी से दांत काट लेती है।
इसी बीच नारायण विक्टर से कहता है कि सुनो, आज रात के कंसाइनमेंट को डिलीवर करने के लिए मैं भी जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ गलत लग रहा है। इधर बिल्किस अनुमिता को चोट देने के बाद उससे दवा भी लगा लेती है खुद ही। वो अनुमिता से कहती है कि ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि किसी को शक न हो। तो अब बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? इस पर अनुमिता कुछ बताने से पहले बिल्किस से उसकी कहानी पूछती है। तो बिल्किस बताती है, जब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरा पति टीबी की वजह से मर गया। फिर मेरी शादी फिरोज नाम के एक आदमी से करा दी गई। मेरी बेटी जब पैदा होने के बाद बड़ी हो गई तो मैंने देखा कि फिरोज उसके साथ गलत काम कर रहा है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भगा दिया और फिरोज को जान से मार डाला। बस तब से मैं यहाँ जेल में हूँ। आज तक मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? अनुमिता पूछती है, ये रात के कंसाइनमेंट का क्या मतलब है? तो बिल्किस सीधा बताती है, इसका मतलब है कि लड़कियों को जेल से भेजने के लिए ले जाया जा रहा है और फिर पानी के रास्ते उनको दूसरे देश भेजा जाता है, यानी कि ट्रैफिकिंग। बाकी जो लड़कियां जेल में प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो यहाँ पर एक्स रैकेट भी चलता है। अनुमिता को बिल्किस की मदद चाहिए थी क्योंकि बिल्किस जेल से भाग चुकी थी एक बार। उसने एक बार शर्त लगाई थी, फिर वो भाग गई थी, दिखा दिया था उसने कि मैं कर सकती हूँ। उसी की तरह दोस्तों, और अब ये सारी चीजें अनुमिता दुनिया के सामने लेकर आना चाहती थी। तो बिल्किस कहती है तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्किस साथ ही ये भी बताती है कि मेरी बेटी का नाम अनु था, तो तुम्हारा नाम जब मैंने सुना तो मुझे उसकी याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरी बेटी जैसी लगी। ये सुनते अनुमिता बिल्किस को लगा लेती है गले, जिसके साथ ही रात हो जाती है और विक्टर के साथ नारायण एक जगह आ जाते हैं जहाँ पर एक कंटेनर से कुछ लड़कियां बाहर निकलती हैं जिनकी गिनती हो रही थी, लेकिन एक लड़की एक्स्ट्रा होती है जो कोई और नहीं बल्कि अनुमिता ही थी। अनुमिता को देखकर नारायण बौखला जाता है और पता है दोस्तों, अनुमिता को इस कंटेनर तक बिल्किस ने पहुंचाया था। बाकी जो भी जेल में हो रहा है उसका वीडियो तो अनुमिता ने पहले ही पेन ड्राइव मिलते ही अपने फोन में देख लिया था। उस वीडियो को कॉम्पैक्ट में काम करने वाले बिशु ने बनाया था, जिसमें नारायण के इस ट्रैफिकिंग बिजनेस का सबूत था। बिशु इस वीडियो के जरिए नारायण को ब्लैकमेल कर रहा था। तो नारायण के ऑर्डर पर ही बिशु के घर पे सिलेंडर फटने से आग लग गई और कल रात ही बिशु की मौत हो गई। बेचारा काफी ज्यादा जल चुका था। बाकी फिर ये वीडियो अर्नब के हाथ में लग गया, जो कि बिशु की तरह लालची नहीं था, तो उससे भी रास्ते से हटाना पड़ा नारायण को। और अब उसके रास्ते में कौन? अनुमिता आ गई। अनुमिता नारायण से बताती है कि अब तक मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मैं अपने साथ होने दे रही थी। पता है तुम्हें, दरअसल सार्थक की मौत के बाद दोस्तों अनुमिता शुभम से मिली और उसने कहा रूपपुर जेल में कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे सबूत लेने के लिए जेल में जाना होगा, बस आप मेरी मदद कर दो, काम पूरा होते ही मुझे बाहर निकाल देना बस। यही वजह थी कि अनुमिता ने सार्थक के घर अपना बैग छोड़ दिया था जानबूझकर। वो बिल्कुल भी घबराई नहीं थी, वो समझ गई थी कि यही मौका है उसके पास जेल जाने का और फिर इसी का फायदा उठाकर वो जेल में जा सकी। तो फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। नारायण को तो लगा कि अनुमिता खुद इन सब में फंस गई, जबकि वो तो जानबूझकर आई थी। इधर अनुमिता के भागने के बाद बिल्किस की सच्चाई जानकर अम्मी जान उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्किस तो उल्टा एक गमले से अम्मी जान के सर पे मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। इधर नारायण इतना होने के बाद भी हंस रहा होता है क्योंकि अब तो अनुमिता के पास कोई सबूत नहीं रहा, उसका कौन ही विश्वास करेगा। तो अनुमिता कहती है मुझे बिल्किस ने एक स्पाई कैम दिया था जो मैंने ट्रक के टॉप पे लगा दिया था जब मैं ट्रक से उतर रही थी उस समय, और जब ये सब अभी हुआ, जो भी हो रहा है वो लाइव स्ट्रीम चल रहा है। यहाँ नारायण के साथ विक्टर की भी सच्चाई सभी के सामने आ चुकी थी, पूरा देश इनको देख रहा था और अब सब कुछ बर्बाद होते देखकर नारायण अनुमिता को गन निकालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनुमिता सही समय पर उस गन को पकड़ लेती है और इसी छीना झपटी में गोली चल जाती जो कि नारायण को लग जाती है। इसी के साथ नारायण की कहानी खत्म दोस्तों। जेल से बाहर निकलने के बाद अनुमिता अपने बॉस साजल को रिजाइन देती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि साजल भी नारायण और विक्टर से मिला हुआ था। जब साजल हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद अनुमिता से मिलने आया और वो बात कर रहे थे और बात वीडियो की आई, तो यहाँ पे साजल ने खुद कह दिया कि वीडियो तो किसी पेन ड्राइव या लैपटॉप में होगा, लेकिन गाड़ी को जब सर्च किया गया तो उसमें कुछ नहीं था। अब ध्यान देना दोस्तों, ये गाड़ी के बारे में, इन चीजों के बारे में कैसे पता चला इसको, क्योंकि अनुमिता ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि एक्सीडेंट होने के बाद एक गुंडे ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली थी, जबकि अभी कुछ देर पहले साजल ने कहा कि गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कुछ नहीं था। तो साजल को कैसे पता चला कि गाड़ी की तलाशी ली गई, जबकि गाड़ी की तलाशी तो किसी गुंडे ने ली थी। वो साजल से कहती है कि मैं अब अपना चैनल शुरू करूंगी जिसका नाम अनुसंधान होगा और उस चैनल पर होंगी रियल न्यूज। अब सीधे फील्ड पे मुलाकात होगी। इतना कहकर अनुमिता चली जाती है। उसका चैनल भी चल पड़ा दोस्तों, जिसको देखकर मिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शायद वो इसका बदला सेकंड पार्ट में लेगी, क्योंकि वो तो बची हुई है। बाकी अर्नब भी कोमा में है, तो वो भी आगे के पार्ट में शायद कोमा से बाहर आ जाए और ये कहानी आगे बढ़े। बाकी मेन कहानी तो इसी सीजन में खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।